टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में बेडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या चीन। चीन ने हाल ही में अपने बेडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह बेडो फैमिली का 55वां सैटेलाइट है, जिसके लॉन्च के बाद चीन का घरेलू स्तर पर निर्मित सैटेलाइट सिस्टम पूरा हो गया है। बेडो विश्व के 4 नेविगेशन नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास और यूरोपीय संघ का गैलीलियो शामिल है। बेडो चीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ बिग डिपर होता है। भारत भी अपनी नौवहन प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS कहा जाता है। तो कल के अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण पुलों देविका और पुनेजा का शुभारंभ किया है। देविका पुल 10 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण 75 लाख रुपए की लागत से उधमपुर जिले में किया गया है। इसके जरिए उधमपुर नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकेगा और सेना के काफिले और वाहनों को गुजरने में आसानी होगी। इसी प्रकार पुनेजा पुल की लंबाई 50 मीटर है, जिसका निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से डोडा जिले में किया गया है। इन पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने किया है। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकृति दे दी है। इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 350। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। कोविड-19 के चलते इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31/1/2021 तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी द्वारा की जा रही है। यह आयोग OBC का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ संवाद कर इस विषय की जांच कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2028 या 2030। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक है। इसी प्रकार सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गया है। निक्षय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2025 तक देश में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। वैश्विक स्तर पर टीबी को खत्म करने का SDG लक्ष्य 2030 तक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2025। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट की शुरुआत की है। इसे निम्न में से किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM या विप्रो।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के साथ पार्टनरशिप के तहत एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में नौकरी तलाशने वाले लोगों तक पहुंच बनाना और बिजनेस ऑनर्स को नए संसाधन प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरी चाहने वाले लोग, निजी व्यवसाय मालिक, उद्यमी और सीखने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी लागत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षा जैसे विषयों पर उद्योगों के लिए उपयोगी और नए कौशल सीख सकता है। इसमें छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए वित्तीय प्रबंधन, व्यवसाय रणनीति, डिजिटल रणनीति और कानूनी सहायता जैसे बहुत से पाठ्यक्रम शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, IBM। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है? ऑप्शंस हैं चीन, म्यांमार, भारत या वियतनाम। म्यांमार में संघर्ष से ग्रस्त उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से इंटरनेट शटडाउन जारी है। इसे दुनिया का अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट बताया गया है। म्यांमार की सरकार जनवरी 2019 से अराकान आर्मी नामक एक समूह से संघर्षरत है, जिसे रखाइन बौद्धों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सशस्त्र समूह के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों ने 21 जून 2019 को इस क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था, जिसे अब 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस कारण यह दुनिया का सबसे लंबा ब्लैकआउट बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन परामर्शदात्री समितियों के बारे में सही हैं? पहला कथन है ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं। दूसरा, इन समितियों का अध्यक्ष उसी मंत्रालय का मंत्री या राज्य मंत्री होता है जिसके लिए यह समिति बनाई जाती है। तीसरा, ये समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं। कूट, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। परामर्शदात्री समितियां तकनीकी तौर पर संसदीय समितियां नहीं होती हैं। ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और इनका अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री या राज्य मंत्री होता है। ये समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं तथा यही मंत्रालय उसकी बैठकों आदि के आयोजन की व्यवस्था करता है। इन समितियों का वास्तविक लाभ यह है कि ये विभिन्न मंत्रियों और संसद सदस्यों को संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराती हैं। सामान्यतः लोकसभा के चुनावों के बाद ये समितियां गठित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है? पहला कथन, संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करना तथा पारित करना। दूसरा कथन, राष्ट्रपति का चुनाव करना तथा उस पर महाभियोग लगाना। ऑप्शंस केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। वे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं। वे मामले हैं साधारण विधेयकों को आरंभ करना तथा पारित करना, संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करना तथा पारित करना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। गौरतलब है कि मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, हालांकि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करना तथा उस पर महाभियोग लगाना, यह भी इसी में शामिल है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस या किन विषय या विषयों में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा है या हैं? पहला कथन है धन विधेयक की शुरुआत केवल लोकसभा से की जा सकती है, राज्यसभा से नहीं। दूसरा कथन है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। वे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा होती है। उनमें शामिल है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आरंभ किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। बजट पारित करने की प्रक्रिया में भी लोकसभा को बढ़त हासिल है। यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगे गए अनुदानों पर विचार विमर्श करती है तथा उन्हें पारित भी करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के मामले में भी लोकसभा की स्थिति मजबूत रहती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, किंतु राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस या किन विषय या विषयों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से ज्यादा है या हैं? पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देती है। ऑप्शंस की बात करें तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। वे मामले जिनमें राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से अधिक हैं निम्नलिखित हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्यसभा के पास अनुच्छेद 312 के तहत शक्ति है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत कर सके। इसके लिए राज्यसभा को यह संकल्प पारित करना होता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 54 में संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया गया था। इस स्पष्टीकरण के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो एक्सप्लेनेशन से देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस हैं बरेली हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा या झांसी हवाई अड्डा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।